हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे किरचॉफ का सेकेंड लॉ। किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो था वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था कि हम जो पूरा वोल्टेज का जो चेंज निकालते हर एक एलिमेंट में उसका सम क्या था, जीरो था। तो उसके बेसिस पे हम लोग एक आज क्वेश्चन करेंगे। हालांकि मैंने एडवाइस यही करता हूँ कि हमारे जब स्कूल में क्वेश्चंस आते हैं तो हमको किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज नहीं करना है, हमको यूज करना है फर्स्ट लॉ। और जो मैंने पोटेंशियल वाला मेथड बताया था वो वाला, उससे सवाल आसानी से बन जाते हैं। फिर भी मैं एक किरचॉफ का सेकंड लॉ पे क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि अपने को क्लैरिटी मिल सके किरचॉफ के सेकंड लॉ के बारे में। तो उसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक दो बातें सिखा देता हूँ। जैसे कि पहली बात है कि मान लो कोई सेल है ऐसे, ये इसका हाई पोटेंशियल है, ये इसका लो पोटेंशियल है। अगर हम ऐसे जाते हैं तो हम वोल्टेज को क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। अगर सेल ऐसा है, हम अगर ऐसे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस, क्योंकि जब चार्ज ऐसे जाएगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी ना। लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है तो चार्ज की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, केमिकल एनर्जी मिलती है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई रेजिस्टर है, करंट अगर ऐसे फ्लो करती है तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा ना, चार्ज की एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। करंट ऐसे जा रही है, हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर रेजिस्टर अगर ऐसा है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। हम अगर ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज के पास लो पोटेंशियल है, यहाँ पे चार्ज के पास हाई पोटेंशियल है, चार्ज की एनर्जी बढ़ गई, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये चार बेसिक चीजें हैं जो दिमाग में बैठानी होगी किरचॉफ सेकंड लॉ से क्वेश्चन करने के लिए। तो इस पे क्वेश्चन को पकड़ते हम लोग। क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन लिया था ना पहले प्रीवियस केस में, वही वाला क्वेश्चन लेंगे जिसको हमने पहले भी सॉल्व किया, लेकिन उसको किरचॉफ के सेकंड लॉ से हम सॉल्व करेंगे उसको आज। यहाँ पे रेजिस्टर होगा एक, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक सेल होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक सेल है, अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे हम रेजिस्टर को सेट कर देते हैं, यहाँ पे हम रेजिस्टर को सेट कर देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टर को सेट कर देते हैं, यहाँ पे हमारा सेल है, उसके बाद यहाँ पे हमारा
हमारा सेल है, फिर यहाँ पे हमारा सेल है, सेल है, यहाँ पे हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सर्किट बन गया। यहाँ पे रेजिस्टर की वैल्यू सारी दी गई हमको, ये लिखा गया है 4 वोल्ट का है, ये लिखा गया है 2 ओम का है रेजिस्टर, ये बोला गया है 2 ओम का है, ये बोला गया 2 वोल्ट का है, ये बोला गया है 10 वोल्ट का है, ये बोला गया है 2 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि हर एक एलिमेंट में बताओ करंट क्या हो। तो हमने यहाँ पे सिंपल से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से मान लिया करंट एक बाकी I1 आती है, यहाँ से मान लिया करंट एक बाकी I1 आती है, यहाँ से करंट I2 जाती है, यहाँ से करंट जाती है I1 प्लस I2 जाती है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसको पूरा नाम दे देते हैं हम लोग, लूप का नाम हो जाएगा A B C D E ये F। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें I1 निकालना है, हमें I2 निकालना है। तो जब हम इसको निकालने बैठेंगे ना, तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे लूप का नाम लिखते हैं, इन लूप A B E F A B E F A में हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एनर्जी गेन करेगा। जब ये एनर्जी गेन करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, +4 कि नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो एनर्जी बढ़ी चार्ज की। हम अब बी से कहाँ पे हमको आना, ई पे आना। जब बी से ई पे आएंगे तो रेजिस्टर को क्रॉस करें हम लोग इसी डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में नीचे आ रहे हैं, हाई से लो आ रहे हैं, एनर्जी घटेगी चार्ज की रेजिस्टर में, तो -2 I1 + I2। अब हम क्या होगा, फिर से नीचे आएंगे, अब यहाँ पे हाई से लो आ रहे हैं ना, तो एनर्जी चार्ज की फिर क्या घटेगी ना, तो -10। फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये है ना, देखो ये कैसे जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऐसे आए, ये I1 करंट ऐसे चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से I1 I2 आएगी ना, तो I1 + I2 यहाँ से आएगी, तो I1 का हिस्सा यहाँ से निकल जाएगा और I2 वाला हिस्सा यहाँ से निकल जाएगा। और हमेशा एक रूल, मैंने एक रूल लिखा था कि करंट किसी ब्रांच में हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है। देखो BCDE एक ब्रांच हुई, इस ब्रांच पूरी ब्रांच में करंट कितनी रहेगी, I2 रहेगी। BAFE एक ब्रांच हुई, इसमें पूरी करंट कितनी रहेगी, I1 रहेगी। यहाँ लिखा -10। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, हम कैसे घूम करके जा रहे हैं, जरा देखो, हम ऐसे जा रहे हैं घूम करके ना, ऐसे जा रहे हैं, तो अब हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, एनर्जी चार्ज की घट जाएगी। जब एनर्जी चार्ज की घट जाएगी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -10 -2 I2 -2 I1 इक्वल टू 0। एनर्जी घटेगी तो यहाँ पे पूरा क्या इक्वेशन क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई होकर के ये हो जाएगा -2 -4 I1 -2 I2 4 -10 हो जाएगा -6, उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा इधर जाकर के 6। हमारा इक्वेशन बन गया -4 I1 -2 I2 इक्वल्स टू 6। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। अब दो अननोन है, I1 भी अननोन है, I2 भी अननोन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको दूसरा इक्वेशन भी चाहिए। दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरी लूप पकड़ो, तो लूप यहाँ पकड़ लेते हैं CBED, इन लूप CBED खत्म कहाँ पे करना, सी पे। अब अगर हमने अगर ऐसा किया होता कि नहीं,
हम अगर ऐसा पकड़ते बी सी डी ई बी तो वो भी लूप चलती, कोई दिक्कत नहीं है, लूप कैसे भी ले लो, तुम्हारी मर्जी पर है। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देख लो हम हाई से लो जा रहे हैं ना, हाई से लो जाएंगे तो एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पोटेंशियल कम, चार्ज की एनर्जी कम हो गई, तो लिखेंगे -2 I2। फिर हम क्या होगा, बी से नीचे आएंगे, नीचे जब आएंगे फिर यहाँ पे देखो हम हाई से लो जा रहे हैं, फिर से एनर्जी कम हो जाएगी, -2 I1 + I2। उसके बाद फिर हम हाई से लो जाते हैं तो एनर्जी घटेगी, हाई से लोगे ना तो चार्ज की एनर्जी कम होगी, -10 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे, अब लो से हाई जा रहे हैं, लो से हम यहाँ पे लो पोटेंशियल, ऊपर में हाई पोटेंशियल, चार्ज की एनर्जी बढ़ गई, चार्ज की एनर्जी बढ़ गई तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2 = 0 कर दो। दिस इम्प्लाइज दैट -2 I2 और यहाँ -4 I2 और यहाँ -2 I1 -4 I2 = हो जाएगा, -10 + 2 हो जाएगा -8, -8 हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया -4 I2 -2 I1 = 8। ठीक है, हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दोनों को सॉल्व करना हमको, तो सॉल्व करने के लिए आई थिंक अभी फिगर को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि हमको जगह जगह मिल जाए। तो फिगर को यहाँ से हटाने के लिए अभी मैंने यहाँ से मुझे I1 I2 निकालना है। तो अब ये दो इक्वेशन देखो यहाँ पे ना, तो मुझे इसको अगर यहाँ से अगर मुझे एक चीज़ को भी अगर हटानी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8 I1 -4 I2 = 12 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ -4 I2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, -6 I1 सब्ट्रैक्ट करने पे ना, ये देखो सब्ट्रैक्ट के -8 +2 माइनस किया तो 6I1 बचा, -6I1 बचा, इसको करेंगे सब 0 बचेगा, 12 - 8 कितना बचेगा, 4 बचेगा, 12 - 8 बचा 4। तो I1 क्या हो गया, I1 हो जाएगा 4 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 4/6 -4/6 प्लस रहेगा 2/3 यहाँ पे। ठीक है, दैट इज 4/6 एम्पियर। इन द सेम वे हम I2 को भी निकाल सकते हैं, I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, I1 को यहाँ पुट करके निकालो, I2 को, I2 हमारा आएगा I2 को निकालना है तो यहाँ पे हम अगर देखें -2 I1 हो जाएगा 2/3 -4 I2 = 8, -4 I2 = ये हो जाएगा -4/3, तो 8 + 4/3 28/3। ठीक है, I1 आया हमारा 2/3, तो -2 × 2/3 -4 I2 = 8, -4 I2 = 4/3, 8 + 4/3, +4/3 8 × 24 28/3, 28/3 इधर चला गया, तो I2 कितना आ जाएगा,
2/3 minus 4/3 equals to 8 minus 4/3 7/28 सही है, ठीक है। 7/3 एम्पियर आंसर सही है। I2 है 7/3 एम्पियर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में, ठीक है। तो ये हम इससे I1 भी हमको मिल जाएगा, इससे हमको I2 मिल जाएगा। लेकिन तुम एक चीज क्लियरली देख सकते हो, ये सबको इतना कैलकुलेशन वाला सवाल बन गया ना, इतना माथा पच्ची इसमें लग रहा ना करने में, कि बार बार मुझे खुद इतनी परेशानी होती है कि बार बार मुझे चेक करना पड़ता है वैल्यू सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है कैलकुलेशन। इसलिए ये वाला मेथड मैं तुमको मना ही करता हूँ करने के लिए। टेक्स्ट बुक में तुम्हारे ये वाला मेथड से किया गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैंने समझा दिया ताकि तुमको पता हो कि भाई किरचॉफ का सेकंड लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये इतना लंबा सवाल है ना कि हम लोग इसको मेथड को यूज नहीं करते। अदरवाइज आंसर हम चेक करें ना, हमने जो पहले भी आंसर निकाला है 2/3 एम्पियर निकाला था उसमें, और 7/3 एम्पियर निकाला था उसमें आंसर, ठीक है। तो आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, ठीक है। You don't have to use this method. बात करते हैं हम लोग आगे। और ये वाले इस तरह से सवाल करने में प्रॉब्लम क्या होती है, इतना लंबा कैलकुलेशन जाता है, गलतियां होने की चांस इतनी ज्यादा होती है ना उसमें, और समय बहुत ज्यादा खपता है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है किरचॉफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या देखा गया कि ऐसे हमारे पास एक सेटअप होता है, और इस सेटअप में यहाँ पे ना ऐसे करके उस रेजिस्टर को लगा दिया जाता है। रेजिस्टर यहाँ पे सेट है, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, और बीच में क्या करते हैं हम लोग एक रेजिस्टर कॉर्ड लगा सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे रेजिस्टर को मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या जो सेटअप होगा ना कुछ ऐसा बन जाएगा। ये R5, इसके अक्रॉस जो है ना हम लोग बैटरी लगा देते हैं, दो एंड के अक्रॉस लगेगी बैटरी। और ये हमारा जो सेटअप है ना, इस सेटअप को हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। इसको नाम क्यों पड़ा व्हीट स्टोन, क्योंकि डिजाइन किया गया था चार्ल्स व्हीट स्टोन ने डिजाइन किया था। और ब्रिज क्यों नाम पड़ा इसको, क्योंकि यहाँ देखो ब्रिज की तरह दिख रहा है ना तुमको बीच में, जैसे ऐसे लगता है कोई ब्रिज क्या करती है, दो पॉइंट को ज्वाइन करती है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं। तो याद रखना इस सेटअप में खास बात क्या होती है कि हम यहाँ पे दो एंड के क्रॉस तो बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग दो एंड के क्रॉस हम क्या करते हैं, यहाँ पे वायर रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा दिखा गया ना कि ये जो सेटअप जो होता है ना, ये दो तरह के सेटअप होते हैं। दो तरह के जो सेटअप होते हैं वो एक बन जाता है बैलेंस्ड, और एक हो जाता है अनबैलेंस्ड।
बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए हमारे स्कूल के एग्जाम में ये आता है। और ये जो अनबैलेंस है ना, ये हमारे बोर्ड में ऐसा कुछ काम का नहीं है खास इसमें, लेकिन ये हमारे एंट्रेंस में, ठीक है, एंट्रेंस में हमारे इस पे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके, ठीक है। तो इसकी पढ़ाई हम एंट्रेंस वाले टॉपिक में करेंगे, ठीक है, इसकी पढ़ाई हम अभी करेंगे। हालांकि अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हमने एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ पे लगा दिया ताकि करंट नाप सके। इसे करंट नापते हैं हम गैल्वेनोमीटर से। ये रेजिस्टेंस का नाम हटा दो यहाँ से। तो अब यहाँ पे अगर हमने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ R1 R2 R3 R4 ऐसा हमने लिया है कि इसमें जो भी करंट जाए गैल्वेनोमीटर में वो जीरो, तो हम कहते हैं बैलेंस्ड है। मतलब R1 R2 R3 R4 की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट की गई है कि गैल्वेनोमीटर से करंट अगर जीरो पास हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हमारा सेटअप कुछ ऐसा है कि हमारा गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है, तो वो हो जाता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। हमारे बोर्ड वाले टॉपिक में जो हमको पढ़ना है वो खाली बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही हमको पढ़ना है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है हमको वो थोड़ी ध्यान से देखनी है। तो मैं इसको कंडीशन को बता देता हूँ मैं, ठीक है, कि क्या R1 R2 R3 R4 का वैल्यू हो, ये बैलेंस्ड हो। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ना, इसका मेन काम कहाँ पे पड़ता है हमको, इसका रोल कहाँ पे पड़ता है, तो इसकी हेल्प, इस सेटअप की हेल्प से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है जिसमें से कि 3 जो होंगे पता होते हैं, 2 ओम 4 ओम हमको पता रहेगा, 3 का, चौथे का पता नहीं होता है। तो चौथे का हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं कि कैसे हम उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये इसका यूज होता है कि वी कैन फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बोर्ड में ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 मार्क का एकदम गारंटी, मतलब कि समझ लो क्वेश्चन आने के 80% चांस है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही आता है। डिराइव 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा ये, डिराइव कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब क्या हो गया इसका कि कंडीशन वो बताओ जिसमें कि यहाँ से करंट नहीं फ्लो करे गैल्वेनोमीटर से। तो यहाँ पे आंसर होगा इन दिस कंडीशन, आंसर लिखोगे, ठीक है, यहाँ से इन दिस कंडीशन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, इज जीरो, ठीक है। नाम दे दो इसको जरा सा, ए बी सी डी, therefore potential at B will be equals to potential at D equals to X। अब यहाँ से हम क्या दिखा सकते हैं कि करंट कैसे कंडीशन निकालेंगे, क्या रिलेशन होगा आर इन चारों रेजिस्टेंस के बीच में, ताकि हमको ये कंडीशन मिल सके जीरो करंट वाली। तो यहाँ से करंट अगर मान लो आई आती है तो यहाँ से करंट निकल जाएगी I1, यहाँ से करंट निकल जाएगी I2। तो यहाँ पे जब जाएंगे ना हम लोग, तो यहाँ से क्या होगा, करंट यहाँ से पास हो ही नहीं रही है। अगर यहाँ से करंट पास हो ही नहीं रही है तो ये I1 का फुल हिस्सा कहाँ से निकल जाएगा, BC से निकल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से तो करंट जा ही नहीं रही है। यहाँ से I2 जाएगी तो पूरा का पूरा हिस्सा कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर। क्योंकि बोला गया कि करंट गैल्वेनोमीटर से जीरो, अगर यहाँ से करंट अगर कुछ होती तो हम या तो एरो नीचे दिखाते नहीं तो ऊपर दिखाते। करंट यहाँ पे अगर होती तो हम पोटेंशियल भी बी और डी पे इक्वल नहीं होता, बी पे हाई होता, डी पे लो होता तो नीचे जा रही होती, डी पे हाई होता, बी पे लो होता तो ऊपर जा रही होती।
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे पोटेंशियल मान लें कितना हमने बोला, यहाँ पे एक्स पोटेंशियल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस पूरे पार्ट में, अभी एक्स माइनस यहाँ पोटेंशियल मान लो एक बार के लिए वी है, यहाँ पोटेंशियल कितना मानेंगे, 0। मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वी, एक्स माइनस वी अपॉन R1, या एक्स माइनस वी इक्वल टू I1 R1 लिख सकता हूँ मैं। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल था, वो होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये I1 इंटू R1 हो जाएगा। ब्लैक से लिखता था, ब्लैक क्लियर लिखता था। मैं लिख सकता हूँ इन ए बी एक्स माइनस बी इक्वल्स टू I1 R1, और इन ए डी में क्या ले सकता हूँ, एक्स माइनस बी इक्वल्स टू I2 R2, I2 R4, I2 R4, ठीक है, ये हमारा हो गया। इन द सेम वे इन यहाँ पे BC एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो मतलब एक्स हो गया, इक्वल्स टू I1 R2 इन DC एक्स माइनस जीरो इक्वल्स टू I2 R3, ये हमें लिख दिया। अब देखो तो ये दोनों तो देखो तो एक्स माइनस बी यहाँ भी आ रहा है, एक्स माइनस बी यहाँ भी आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ आगे में कि वाला पार्ट इरेज करता हूँ मैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। मैं लिख सकता हूँ डिवाइडिंग 1/2, वन एंड टू वी गेट, जब डिवाइड करेंगे तो I1 बाय R1, या ऐसा लिख सकते हैं ना, या अगर हम दोनों को देखें तो दोनों सेम ही चीज है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड भी क्यों लिखूं मैं इसको, मैं सीधे ऐसे लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 we get I1 R1 equals to I2 R4, this implies that I1 by I2 कितना हो जाएगा, R4 by R1। in the same way यहाँ से देखो I1 R2 equals to I2 R3, I1 by I2 क्या हो जाएगा, R3 by R2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी I1 by I2, यहाँ भी I1 by I2, तो आगे में क्या लिख सकता हूँ मैं, therefore R3 by R2 equals to R4 by R1, this implies that R1 by R2 equals to R4 by R3, ठीक है, R1 by R2 equals to R4 by R3। कहने का मतलब है कि अगर इसका और इसका रेशियो देखो, ये दोनों आमने सामने का रेशियो और R4 by R3 आमने सामने का रेशियो अगर बराबर होगा, तभी हमको ये कंडीशन मिल सकती है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की, ठीक है, ये कंडीशन होना कंपलसरी है।
इसका इसका रेशियो इसका इसके रेशियो का बराबर होगा तो हमको बैलेंस डिस्टोन ब्रिज मिलेगा। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रहेगा, बोल देगा कि मान लो कि हमें ऐसा बोला गया कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 4 ओम और इसकी वैल्यू है 8 ओम, इसकी वैल्यू है 1 ओम और बोला था कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सीधी सी बात है, एक मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसा आ जाता है हमारे, तो हम जो अभी कंडीशन जो पढ़े ना वो कंडीशन अप्लाई करेंगे और उस कंडीशन को अगर हम देखें ना तो हम क्लियरली ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस डिस्टोन ब्रिज है तो R1/R2 इक्वल्स टू R4/R3, तो हम क्या ले सकते हैं 4/8 इक्वल्स टू 1/x या 1/R3, तो R3 कितना हो जाएगा 4 2 कट गया 2, मतलब इसका रेशियो 1:2, इसका भी रेशियो 1:2, तो बैलेंस डिस्टोन ब्रिज बन गया। ठीक है, तो हम ऐसे इसके पता है ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में और इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है छोटे छोटे क्वेश्चंस में, तो हमको ध्यान रखना है रेजिस्टेंस आमने सामने का सेम होगा। अगर ऐसा होता कि मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 नहीं रख के मगर 3 रख के, ये रेशियो बराबर नहीं आएगा, ये 1:2 का ये 1:3 का रेशियो अगर बराबर नहीं आएगा ना तो ये बैलेंस्ड विद डिस्टोन ब्रिज नहीं हो सकता है। उस सिचुएशन में यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, उस सिचुएशन में ऊपर से नीचे जाए नीचे से ऊपर जाए वो चेक करना पड़ेगा। एक जगह पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तुम अगर अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में क्या किया गया, इसी डेरिवेशन को अलग मेथड से किरचॉफ के सेकंड लॉ से समझाया गया। तुम चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो लंबा पड़ेगा। अगर उस मेथड की बात की जाए ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो हमें लूप सेलेक्ट करने पड़ेंगे ऐसे करके। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे I1 R1, फिर यहाँ पे 0 लेंगे, फिर -I2 R4 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लूप लेके वैसा करना पड़ेगा, फिर उससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला मेथड कर लो, वो वाला मेथड कर लो, कोई मेथड करो, लेकिन ये ज्यादा प्रेफरेबल है जो मैंने बताया। ठीक है, तो किरचॉफ का ये अभी हमको समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, जो कि इसका एप्लीकेशन होगा। तो अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ।